अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का वेलकम है YET योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। आज सुबह का फर्स्ट आर्टिकल द हिंदू का हम पढ़ने वाले हैं। कास्ट काउंट्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है जाति आधारित जनगणना पे जो अब अपने देश में होने वाली है, जिसके होने की अब डिमांड्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लिखा हुआ आर्टिकल है, ज़्यादा मुश्किल है भी नहीं। अपने हर सेंटेंस को टॉपर्स की तरह पढ़ते हुए जाएंगे। मैं आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करवा के उसकी ग्रामर वोकैब पे अलग से फोकस करवाऊंगा। इस पूरे आर्टिकल की ग्रामर और वोकैबलरी को आप अप्लाई करें इस क्विज़ पे। छोटा सा क्विज़ है, 5 क्वेश्चंस हैं। पहले 4 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट के, लास्ट का एक क्वेश्चन 1 वर्ड का। पूरे मन से सेशन को देखो ताकि इस क्विज़ में आपको लास्ट में 5 में से 5 मार्क्स मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, वीडियो के लास्ट में सोल्यूशन दूंगा। आइए कुछ नया सीखते हैं। करेक्ट कास्ट काउंट्स। ये बहुत होशियारी से लिखा हुआ टाइटल है। इसके 2 मीनिंग निकलते हैं, मैं आपको दोनों समझा देता हूँ। देखिए, कास्ट का मतलब होता है जाति। आप ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, क्षत्रिय हैं, आपकी जाति कहलाती है कास्ट। और काउंट का मतलब होता है गिनती। कह रहे जाति को लेकर के जनगणना जो है, जो गिनती जो है, उस काउंट की देश में बड़ी डिमांड हो रही है। बहुत सारे नेता बोल रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना भी देश में होनी चाहिए। पहला मीनिंग तो ये। अब देखो दूसरा, काउंट नाम की वर्ब को आप चेक करेंगे डिक्शनरी में। मैंने काउंट डाल दिया यहाँ पे। वर्ब में जाएंगे, काउंट का मीनिंग होता है टू हैव वेट, हैव इम्पोर्ट और कैरी वेट। किसी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट होना, किसी चीज़ का बहुत वजन रखना। आपने एक फ्रेज सुना होगा, हार्डवर्क काउंट्स फॉर योर सक्सेस। आपकी कामयाबी में हार्डवर्क का बहुत वेट होता है, बहुत वजन होता है। तो करेक्ट, कास्ट भी काउंट्स। हमारे देश में जाति भी काउंट करती है, बहुत वजन रखती है। जाति पे ही बहुत सारे समीकरण बनते हैं। तो बड़ा चतुराई से लिखा हुआ टाइटल है, दोनों इसके मीनिंग निकलेंगे। फटाफट से आ जाओ कास्ट नाम के वर्ड पे। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। इंग्लिश में 2 वर्ड्स हैं कास्ट से। पहला है कास्ट बिना ई के, और दूसरा कास्ट में लगा हुआ ई। ये जो ई लगा हुआ कास्ट है ना, ये एक नाउन है। जिसके पीछे ई लगा हुआ है वो एक नाउन है। उसका मतलब होता है जाति, सोशल क्लास। और जो बिना ई का लगा हुआ है वो एक वर्ब। उसका मतलब होता है फेंकना। जैसे समंदर में जाला फेंका, किसी चीज़ पे प्रकाश फेंका, तो ये कास्ट नाम की वर्ब बताती है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बना के दिखाता हूँ, इन दोनों में कैसे कन्फ्यूजन निकालना है। द गवर्नमेंट्स रिफ्यूजल टू कंडक्ट अ कास्ट या कास्ट बेस्ड सेंसस हैज़ कास्टेड डाउट्स ऑन इट्स इंटेंशंस विद रिस्पेक्ट टू अफर्मेटिव एक्शन। कह रहा सरकार का जो रिफ्यूजल है, जो मना कर देने का काम है, और किस चीज़ को भाई, कंडक्ट करने को, करवाने को, एक कास्ट या कास्ट आधारित सेंसस को, जाति आधारित सेंसस को। अब हमें चेक करना है कौन सा कास्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, कह रहे ये जो रिफ्यूजल है ना, इसने डाल दिया है, कास्ट कर दिया है, फेंक दिया है बहुत सारे दायरों, शकों को, डाउट्स को। और किस पे? सरकार की इंटेंशंस पे, इरादों पे। और किसको लेके? विद रिस्पेक्ट टू अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है आरक्षण या रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन को लेकर के सरकार के इरादों पे बहुत सारे डाउट आ गए हैं। जैसे ही सरकार ने मना किया, हम इस सेंसस को नहीं करवाएंगे। समझ गए? अब देखो यहाँ पे जाति की बात हो रही है, तो कास्ट बेस्ड लिखेंगे आप, इस वाले कास्ट को यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पे आप कास्ट नाम की वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। लेकिन ये वर्ब ऐसी वर्ब है जिसकी V1 = V2 = V3 होती है। समझ गए ना? तो ये कास्ट वर्ब भी ऐसी है। तो यहाँ आप कास्टेड ना लिखें, आप कास्ट ही लिख के आएंगे। हैज़ प्लस V3, कास्ट कास्ट कास्ट। ये वर्ब अपने कभी भी फॉर्म को चेंज नहीं करती। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है डिटेल में पता लगेगा। ज़रूर से वीडियो को एक लाइक और एक शेयर दें, और साथ ही अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे बेसिक्स टू एडवांस का राइटिंग स्किल्स का कोर्स अवेलेबल है। एनरोलमेंट अभी भी चालू हैं। हर एग्ज़ाम के लिए मैं आपको UPSC हो, बैंक्स हो, SSC हो, बिल्कुल बेसिक से कैसे लिखना है, कहाँ से शुरू करना है और कैसे एडवांस लेवल तक आओगे, इस कोर्स में मैं सिखा रहा हूँ। कोड यूज़ कर लेना YET200। आपके रिक्वेस्ट पे कोड अभी भी चालू है। 200 रुपये का ऑफ मिल जाता है इस कोड को लगाते ही। बैंक्स और SSC के कोर्स भी अवेलेबल हैं आपके पास। 50-50 रुपये के अंदर क्वालिटी कंटेंट सस्टेनेबल मॉडल में अवेलेबल करवा रहा हूँ। फ़ायदा उठाना। यही कोर्सेज हैं जो हज़ारों रुपये में आप दूसरी ऐप से बाय करते हो। फ़ायदा उठाना। YET योर इंग्लिश ट्यूटर की ऐप को डाउनलोड करके, इस तरह का कुछ लोगो है, एंड्रॉयड पर अवेलेबल है। अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करो और नीचे जाओगे स्टोर टैब में, यहाँ पे आपको सारे कोर्स मिलेंगे। कोई भी पेमेंट मेथड आप इस पर यूज़ कर सकते हो। चलिए कह रहा है विजन फॉर जस्ट इंडिया एंड नॉट
पार्टीशन पॉलिटिकल गेन्स शुड इंस्पायर अ फ्रेश कंसेंसस। कह रहा है एक विजन को, विजन का मतलब होता है ख्वाब, ड्रीम, परसेप्शन, नज़रिया। कह रहा है एक नज़रिए को जो है जस्ट इंडिया के लिए, ऐसे भारतवर्ष के लिए, ऐसे भारत के लिए, इंडिया के लिए जो जस्ट है, इक्विटेबल है, जिसमें सब बराबरी में है। कह रहा है सबकी बराबरी वाले जो भारत का जो विजन है, ना कि एंड नोट, ना कि वो पार्टीशन पॉलिटिकल गेन्स, वो सियासी मुनाफे जो पार्टीशन है, जो कि फैक्शनल है, जो बायस्ड है, किसी एक जाति के लिए हैं, किसी एक धर्म के लिए हैं। कह रहा है ऐसे विजन को ही इंस्पायर करना चाहिए एक नई सेंसस को, एक नई जनगणना को। तो अगर नई जनगणना करवानी है ना, तो उसके पीछे हमारा ख्वाब हो कि एक भारतवर्ष बने जिसमें सब बराबरी पे हो, ना कि वो जनगणना किसी सियासी मुनाफे के लिए करवाई जाए जातिगत आधार पे कि हम कुछ पॉलिटिकल गेन उस जनगणना से कमाएंगे। समझ गए? विजन आपका सब्जेक्ट है, विजन का मतलब है ड्रीम, परसेप्शन, नज़रिया। इसकी वर्ब है शुड इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है किसी चीज़ को मोटिवेट करना, किसी चीज़ को प्रेरित करना। सेंसस को हिंदी में बोलते हैं जनगणना, पॉपुलेशन टैली। पार्टीशन हर वो चीज़ है जो अनजस्ट है, जो अनफेयर है, जो बायस्ड है, फैक्शनल है, सेक्टेरियन है, किसी समुदाय या जाति के साथ में है ना, खास समुदाय के साथ। जस्ट का मतलब आप समझ गए ना, बराबरी वाला, इक्विटेबल। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा हुआ मिलेगा, लेकिन जैसे ही हमारा फ्लो बनेगा ना, आर्टिकल बहुत इजी आपको देखने में लगेगा। अब फटाफट से एक काम करेंगे, सारी वोकैब को मैं अलग से लेकर के आपको बता देता हूँ, ताकि आर्टिकल पढ़ते हुए आप स्मूथली इसको पढ़ पाएँ। जस्ट अ मिनट। ये अपनी वोकैब शीट है, पिछले सारे वर्ड्स आपको इसमें मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल है अपना ऑफिशियल YT नो चैट्स, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ना, ज्वाइन कर लेना इस चैनल को। आज अपने पास 3 ही नए वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है सैलिएंट, दूसरा है शॉर्ट चेंज और तीसरा है क्लैमर। देखिए सैलिएंट वर्ड हम बहुत पहले ही कर चुके हैं। सैलिएंट का मतलब होता है रिमार्केबल, नोटिसेबल, कॉन्स्पिक्यूअस, ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसको आप मिस ना कर पाएँ। जैसे द बुक प्रेजेंट्स सैलिएंट फैक्ट्स ऑफ द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये जो किताब है ये प्रेजेंट करती है, आपके सामने रखती है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य, फैक्ट्स इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल के। तो छोटी मोटी बातें नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो है इस किताब में आपको मिलेगी, सैलिएंट फैक्ट्स। अब ये सैलिएंट जो एडजेक्टिव है, इंपॉर्टेंट का सिनोनिम है, इसी की नाउन फॉर्म है सैलियंस। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस, है ना, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंस। इस वर्ड को आप आज आर्टिकल में देखेंगे, पहले हम इसको कर चुके हैं। अगला वर्ड है हमारा शॉर्ट चेंज। शॉर्ट चेंज का देखो आप याद रख सकते हो, आपने दुकानदार को दिए 100 रुपये, माल लिया 10 रुपये का, 90 रुपये आपको कायदे से वापस मिलने चाहिए, लेकिन दुकानदार ने आपकी जल्दबाजी का फ़ायदा उठाते हुए आपको 60 रुपये दे दिए। घर आके आपने देखा भाई मैं तो पैसे कम लेके आया हूँ, चेंज जो है दुकानदार ने कम दिया है मुझे। चेंज का मतलब होता है छुट्टा, समझ गए ना। शॉर्ट चेंज का मतलब होता है किसी को चेंज कम देना, किसी का जो हक बनता है उसको ना देना, किसी से गद्दारी करना या चीट करना। याद रखेंगे ना, इस कहानी से शॉर्ट चेंज को याद रखें, किसी से गद्दारी करने को, चीट करने को कहते हैं शॉर्ट चेंज। द कंपनी शॉर्ट चेंज्ड नॉट ओनली इट्स क्लाइंट्स बट ऑल्सो इट्स एम्प्लॉयज़ बाय नॉट पेइंग देयर सैलरीज। कंपनी ने गद्दारी की, कंपनी ने धोखा दिया, ना केवल अपने कस्टमर्स को बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी उनकी सैलरीज को पे ना करके। तो पैसा भी लेके भाग गई, एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी लेकर के भाग गई। इसको बिट्रे करना भी बोलते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म होती है शॉर्ट चेंज्ड। ये वर्ड आज आप देखेंगे। लास्ट वर्ड है अपना क्लैमर। क्लैमर को हिंदी बोलते हैं हुंकार, किसी चीज़ के लिए शोर, बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स, है ना, लाउड क्राई। द क्लैमर फॉर द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन इज गेटिंग लाउडर आफ्टर द स्कैम। जो हुंकार है, जो शोर भरी डिमांड है मिनिस्टर साहब के त्याग पत्र की, रेजिग्नेशन की, वो तेज होती जा रही है इस स्कैम के बाद, पूरे घोटाले के बाद। समझ गए ना। तो याद रहेगा वर्ड, बहुत सिंपल सही है। इसको कमोशन और रकस भी बोलते हैं। क्लैमर की एक ऑल्टरनेटिव स्पेलिंग है जिसमें OU लगा होता है। यू वाली भी ठीक है, ये ब्रिटिश है, बिना UK लगाओगे तो ये अमेरिकन है। स्पेलिंग दोनों की अलग है लेकिन वर्ड एक ही है। चलिए इस सैटरडे को अपने क्लास करने वाले हैं वोकैबुलरी रिवीजन की, अपना रिवीजन चालू रखें। अब फटाफट मैं आपको एक समरी दे देता हूँ, कैसा लिखा हुआ है किस बारे में। देखो समरी ये है कि देश में डिमांड्स आ रही हैं कि एक जाति आधारित जनगणना करवाई जाए, कास्ट बेस्ड सेंसस हो इस बार की। उस सेंसस में ये भी पता लगे कौन सी कास्ट किस तरह का इकोनॉमिक स्टेटस रखती है और कौन से एरिया में किस तरह के जाति के लोग रहते हैं। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है अभी इसके ऊपर बहुत सियासत होने वाली है, बहुत राजनीति होने वाली है, क्योंकि कास्ट जो है अपने आप में एक हॉट टॉपिक है। इसके अपोजिशन में बहुत लोग होंगे,
इसके सपोर्ट में भी बहुत लोग होंगे। आर्टिकल का ये कहना है कि चाहे आप सपोर्ट करें चाहे आप अपोज करें, लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस जो है ना, ये होनी चाहिए देश की भलाई में। अगर एक सही मन से पूरी अच्छी नीयत के साथ में कास्ट बेस्ड सेंसस करवाई जाए तो वो हमारी सरकार को बहुत अच्छे से गाइड करेगी कि कैसे पिछड़ी जातियों को आगे लाया जा सकता है। लेकिन वो तभी होगा जब आपका मन साफ होगा। बस यही कह रहा है साफ मन से करना जो भी करना, नहीं तो ये सब बेकार है। समझ गए ना। बस आज की यही समरी है। सरकार को एडवाइस कर रहा है, एडवाइजिंग टोन है। आप इसको एथिकल भी बोल सकते हैं। एथिकल मतलब नैतिकता की बात कर रहा है, सही और गलत की बात कर रहा है ना। सजेस्टिव और एथिकल दोनों टोन्स हैं। चलिए डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में दूंगा। अब आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले ऐड करूंगा एक छोटी सी चीज़। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इंडिया के, जितना जरूरी उसके कॉन्सेप्ट सीखना है उतना ही जरूरी है लास्ट मोमेंट पे उसके एग्जाम्स को देना, मॉक टेस्ट को। और मॉक टेस्ट के अंदर टेक्स्ट बुक भारत का लीडिंग ब्रांड है। फॉर एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक्स हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे डिफेंस हो, हर एग्जाम के हज़ारों मॉक टेस्ट आपको मिलते हैं एक सिंगल पैकेज के अंदर। अब ये 17,000 मॉक टेस्ट का पूरा पैकेज जो है आपको मिलता है 299 रुपीज़ में 1 साल के लिए और 399 में 2 ईयर्स के लिए। और ध्यान रखें जब आप बाय करें ना तो YET10 कूपन कोड लगा लेना, 10% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। बाइंग लिंक को मैं डाल रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, फर्स्ट कमेंट में पिंड है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। चलिए, कह रहा द क्लैमर फॉर अ फ्रेश कास्ट सेंसस इज गेटिंग लाउडर इन द कंट्री। कह रहा जो क्लैमर है, अब इस वर्ड को आप देख चुके हो, ओ यू आ करके लग जाए या बिना ओ यू के लगे क्लैमर। क्लैमर का मतलब है हुंकार, जोर भरी डिमांड। कह रहा है एक जोर भरी जो डिमांड है ना एक नई कास्ट सेंसस के लिए, वो गेट हो रही है, वो बिकम हो रही है और ज़्यादा लाउड। और कहाँ पे? हमारे देश में, इन द कंट्री। क्लैमर सब्जेक्ट है, इज गेटिंग आपकी वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे बढ़ते हैं। कह रहा बिहार सीएम नीतीश कुमार लेड अ डेलीगेशन of 10 political parties of the state to meet PM नरेंद्र मोदी on Monday। कह रहे बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार, इन्होंने लीड किया। लीड की सेकंड फॉर्म है लेड, पास्ट टेंस में इंडेफिनिट टेंस। कह रहे इन्होंने अगुवाई की, एक डेलीगेशन की, एक कमेटी की। और इसमें कौन थी? 10 पॉलिटिकल पार्टीज थी, 10 सियासी दल थे। और किसके? इसी स्टेट के, बिहार के। अच्छा, क्यों लीड किया भाई? मीट करने के लिए, मुलाकात करने के लिए पीएम मोदी के साथ। और हुआ ये काम ऑन मंडे, सोमवार को। तो बस यही कहानी है इसकी। नीतीश कुमार जी 10 पार्टियों को लेकर के मोदी जी के पास पहुंचे कि भाई इस बार तो करवाई दो। चलो, नीतीश कुमार की वर्ब है लेड। डेलीगेशन का मतलब होता है एक स्पेशल ग्रुप जिसको कुछ काम सौंपा हो। मैं आपको बता देता हूँ वर्ड कैसे बना है। आपने डेलीगेट नाम का वर्ड सुना होगा, इसका मतलब होता है असाइन करना। जैसे आपके पिताजी हैं, आपको उन्होंने काम डेलीगेट कर दिया कि बेटा आज से घर का राशन तुम लेकर के आओगे। अब आपका काम है, ये काम तो पिताजी का था लेकिन आपको असाइन कर दिया गया है। समझ गए ना। डेलीगेट वर्ब यही कहती है किसी की चीज़ को कहीं पे आगे असाइन करना। अब इसी से वर्ड बना डेलीगेशन। ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसको एक काम असाइन हुआ होता है। आपको इन दंगों की जाँच करनी है, आपको इस काम के ऊपर जो है रैली करनी है ना, कुछ भी काम स्पेशल दिया होगा, उस कमेटी को बोलते हैं डेलीगेशन। इस वर्ड को डेलीगेट नाम की वर्ब से कनेक्ट करके रखना। ऑन और इन का कॉन्सेप्ट आप जानते हो। दिनों से पहले और वारों से पहले ऑन लगा के आप बताएं। आई टोल्ड हिम टू कॉल ऑन मंडे। मैंने उसको मंडे को कॉल करने के लिए बोला। मंडे एक दिन है, एक डे है, इसलिए इस ऑन का आना जरूरी है। और इनको लगाते हैं आप वीक्स, मंथ्स या ईयर से पहले। आई टोल्ड हिम टू कॉल इन जनवरी। मैंने उसको जनवरी के महीने में कॉल करने के लिए बोला। तो वीक, मंथ या ईयर की बात हो, या जनवरी की जगह 2022 भी लिखा हो सकता था, आप यूज़ करते हैं इन या ऑन को, है ना। अब देखो ये फेल का होता है। ऑन और इन को आप तब यूज़ नहीं करते हो जब डे और डेट से पहले दिस, दैट, नेक्स्ट, अपकमिंग, लास्ट या प्रीवियस आ जाए। मान लो मैं बोलूँ आई टोल्ड हिम टू कॉल ऑन नेक्स्ट मंडे, ठीक है ना। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट मंडे। आपने जैसे ही देखा दिन से पहले नेक्स्ट आ चुका है, दिस, दैट, नेक्स्ट, अपकमिंग, लास्ट और प्रीवियस, ये सब वर्ड्स आ जाएं, इस ऑन को निकाल दो। अब ऑन की ज़रूरत नहीं है। आई टोल्ड हिम टू कॉल नेक्स्ट मंडे, है ना। इसी तरीके से आप इन भी निकाल सकते हो। मान लो यहाँ पे ईयर लिखा होता, इन ईयर, यहाँ पे लिख देता हूँ अपकमिंग ईयर। अब यहाँ पे इन की ज़रूरत नहीं है, आप चुपचाप यहाँ से इनको रिमूव कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। कह रहा नो पॉलिटिकल पार्टी इन द कंट्री हैज़ पब्लिकली अपोज्ड द डिमांड एज येट एंड मोस्ट हैव सपोर्टेड द कॉल। कह रहा है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे देश के अंदर, कंट्री के अंदर
हैज़ पब्लिकली अपोज, नहीं अपोज किया है इस डिमांड को। एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसने अपोज किया हो, जिसने विरोध किया हो इस मांग का अभी तक एज येट। और कह रहा है ज़्यादातर मोस्ट ने सपोर्ट ही किया है इस कॉल को, इस मांग को। समझ गए सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। पॉलिटिकल पार्टी की वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ अपोज्ड, मोस्ट की वर्ब है हैव सपोर्टेड। मोस्ट एक जो है प्रोनाउन का काम कर रहा है, नाउन भी बोल सकते हो, नाउन का काम कर रहा है, ज़्यादातर की बात कर रहा है। एज येट का मतलब होता है अभी तक। अब मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पे, अपोज वर्ब के बाद में आपने अक्सर टू लगा हुआ देखा होगा। आई अपोज्ड टू हिम, द पॉलिटिशियंस अपोज टू द आइडिया। यहाँ पे टू ना लगाने के पीछे क्या रीज़न है? 5 सेकंड 10 सेकंड दो, अपने दिमाग को ठंडे दिमाग से सोचो, क्या यहाँ पे टू लगना चाहिए था? चलो आ जाओ, कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको मैं। इंग्लिश में बहुत सारी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके सिनोनिम्स ऐसे हैं जो अपने बाद प्रीपोजिशन लेते हैं, लेकिन वो वर्ब्स खुद नहीं लेती। जैसे डिमांड नाम की ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेगी। वी डिमांडेड दिस, दे डिमांडेड दैट। लेकिन डिमांड की एक फ्रेजल वर्ब है सिनोनिम आस्क फॉर। तो डिमांड के बाद में लोग गलती से फॉर लगा जाते हैं, बस यही कन्फ्यूजन है। तो आस्क के बाद में फॉर आएगा, डिमांड के बाद में फॉर नहीं आएगा, रिक्वेस्ट के बाद नहीं आएगा, सीक के बाद में आएगा नहीं आएगा, लेकिन लुक के बाद में फॉर आएगा। ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। अब इस अपोज वर्ब की भी यही कहानी है। इसका सिनोनिम है ऑब्जेक्ट टू, तो ऑब्जेक्ट के बाद में टू आएगा, लेकिन अपोज के बाद में टू नहीं आएगा। मान लो यहाँ ऑब्जेक्टेड लिखा होता तो ऑब्जेक्टेड टू लिख करके हम देते, अपोज के आगे टू नहीं लगाना। तो ये कन्फ्यूजन वाले सिनोनिम्स हैं, 14 ही वर्ब्स हैं। इनको दिमाग में बिठा लोगे तो कई क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आओगे। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना। लेफ्ट साइड वाली ट्रांजिटिव है बिना प्रीपोजिशन, राइट साइड वाली उनके सिनोनिम है प्रीपोजिशन के साथ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना, है ना। अप्रूव ऑफ मतलब किसी चीज़ को पसंद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मिस्टर मोदी लिसन टू द डेलीगेशन बट डिड नॉट ओपन हिज माइंड ऑन द टॉपिक। कह रहा मोदी साहब ने सुना, लिसन टू किया इस डेलीगेशन को, इस कमेटी को, लेकिन नहीं खोला अपने माइंड को, अपने विचारों को व्यक्त नहीं किया इस टॉपिक के ऊपर। बात सबकी सुनी लेकिन अपनी अभी तक नहीं गई। मोदी साहब की वर्ब है लिसन टू, लिसन के बाद में टू फिक्स्ड है। जब भी किसी चीज़ को सुने तो लिसन टू करके बताएं। आई एम लिसनिंग अ सॉन्ग ऐसा नहीं, आई एम लिसनिंग टू अ सॉन्ग, है ना। टू इसके बाद में फिक्स है। दूसरी मोदी जी की वर्ब है डिड नॉट ओपन बट नाम की कंजंक्शन के बाद। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा प्रेडिक्टिबली देयर विल बी मोर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन द इशू। अब बता रहा है आगे क्या होने वाला है। कह रहा है अगर प्रेडिक्ट कर सकें तो प्रेडिक्टिवली, जैसा हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, कह रहा है उसके हिसाब से आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा सियासी लामबंदी होने वाली है इस इशू के ऊपर। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मतलब है सियासी लामबंदी। कोई वहाँ से नेता खड़ा हो जाएगा, कोई इधर से खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा करवानी चाहिए, वो कहेगा नहीं करवानी चाहिए, है ना। इसको कहते हैं मोबिलाइजेशन, एक अभियान को चलाना। आने वाले टाइम में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस पे एक अभियान चलने वाला है। समझ गए। मोबिलाइजेशन आपका सब्जेक्ट है, विल भी इसकी वर्ब है। वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है, सिंपल सा रीजन है, क्लोज शुरू हो रहा है देयर से। देयर एक ऐसा वर्ड है जिसमें वर्ब के बाद में उसका सब्जेक्ट आया करता है ना। याद रखें देयर नाम की एडवर्ब को। चलिए कह रहा द बीजेपी, द भारतीय जनता पार्टी हैज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग इन द सैडल एंड कुड टाइम एन अनाउंसमेंट बेस्ट सूटेड फॉर इटसेल्फ। अब बता रहा है बीजेपी के पास एडवांटेज क्या है। कह रहा है जो भारतीय जनता पार्टी है ना, उसके पास एडवांटेज है। अच्छा किस चीज़ की भाई? ऑफ लगा के बता रहा है, बीइंग इन सैडल की। देखिए सैडल का मतलब होता है कमांड, बीइंग का मतलब होता है होना। कमांड में होने की बीजेपी के पास, सत्ता में होने की बीजेपी के पास एडवांटेज है ना। और कह रहे यही बीजेपी टाइम भी कर सकती है, सही वक्त पे मौके पे चौका भी मार सकती है। टाइम का मतलब ये होता है मौके पे चौका मारना। यही बीजेपी टाइम भी कर सकती है एक अनाउंसमेंट को, सही वक्त पे ला सकती है एक अनाउंसमेंट को जो बेस्ट सूटेड हो, जो बिल्कुल हिसाब से हो इसके खुद के लिए, फॉर इटसेल्फ। तो बीजेपी अभी तो चुप है, लेकिन तब करवाएगी जब इसको बेस्ट सूटेड लगेगा इसके हिसाब से, क्योंकि बीजेपी अभी इन द सैडल है, अभी कमांड में है। समझ गए। बीजेपी की वर्ब है हैज़ और दूसरी बीजेपी की वर्ब है कुड टाइम। टाइम एक वर्ब भी होती है, इसका मतलब होता है किसी सही वक्त पे सही काम को करना, है ना। जैसे आप बोलते हो ना, आज युवराज सिंह अपने शॉट को टाइम नहीं कर पाया, मतलब सही वक्त पे शॉट नहीं मार पाया। जब उसने शॉट मारा तो बॉल जो है गलत दिशा में चली गई, है ना। टाइम करना। अनाउंसमेंट के लिए एडजेक्टिव है बेस्ट सूटेड, वो वाली अनाउंसमेंट जो अच्छे तरीके से सूट करे इसको। अब ध्यान से देखेंगे इस बीइंग को और इन सैडल को। देखिए टू बी इन द सैडल एक फ्रेज होता है इंग्लिश में। सैडल होता है घोड़े की गद्दी। जो आदमी घुड़सवार है, घोड़े की गद्दी पे बैठा है,
अगुवाई कर रहा है वो होता है इन द सैडल, है ना, समझ गए ना, इन द चार्ज। इसको इन द चार्ज भी बोले और बी एट द हेम भी बोले। हेम का मतलब होता है कमान, है ना, किसी चीज़ की कमान में होना। याद रखना बी इन द हेम मत लिखा ना, ये फ्रेज ऐसे ही है, इन द सैडल, इन द चार्ज और एट द हेम। चलिए आगे बढ़े। ये बीइंग इसलिए आया भाई, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे लगानी जरूरी है। कह रहे द लास्ट टाइम इंडियाज पॉपुलेशन वॉज इन्यूमरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वॉज इन 1931 व्हेन इट वॉज अंडर कॉलोनियल रूल। अब बता रहा है पिछली बार ये जनगणना ऐसी कब हुई थी। कह रहा है पिछली दफ़ा जब इंडिया की पॉपुलेशन को इन्यूमरेट किया गया था। इन्यूमरेट करने का मतलब होता है किसी चीज़ पे नंबर को डालना, किसी चीज़ की गिनती करना। कह रहा है लास्ट दफ़ा जब इंडिया की पॉपुलेशन की गिनती की गई थी आधार पे, बेसिस पे, प्रीमाइस पे, कास्ट के, जाति के। कह रहा है वो वक्त था 1931 का, जब इंडिया हुआ करती थी कॉलोनियल रूल में, उपनिवेशवादी रूल में, अंग्रेज सरकार के नीचे। तो तब से आज तक कितने साल हो गए, 70, 80, 90 साल हो गए, आज तक ऐसी जनगणना नहीं हुई है। तो समझ गए ना, इंडिया की लास्ट टाइम की वर्ब है वॉज, इंडिया पॉपुलेशन की वर्ब है वॉज इनमरेटेड पैसिव वॉइस में, इट की वर्ब है वॉज। इट आया यहाँ पे इंडिया के लिए। कॉलोनियल मतलब ब्रिटिश राज, इंपीरियल राज, है ना। इनमरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को काउंट करना, लिस्ट बनाना। नंबर नाम के वर्ड से इसको कनेक्ट कर लेना, इनमरेट। There is a strong argument that the colonial consensus was about creating and reinforcing caste and religious categories in India rather than recording them in a benign manner. अब बता रहा है अंग्रेजों की मंशा क्या थी इस सेंसस को करवाने के लिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, एक बहुत ही मजबूत हमारे पास आधार है, आर्गुमेंट है, दलील है कि जो कॉलोनियल सेंसस थी, अंग्रेजों की जो जनगणना थी, वो थी किस बारे में भाई, क्रिएट करने के बारे में और रीइंफोर्स करने के बारे में, बनाने के बारे में और मजबूत करने के बारे में, कास्ट और रिलीजियस कैटेगरीज को, जाति और धर्म की श्रेणियों को, कैटेगरीज को भारत में, इंडिया में, और बजाय किसके, रादर देन रिकॉर्ड करने के उनको एक फेवरेबल मैनर में, बिनाइन मैनर में, बेनेवलेंट मैनर में, अच्छे मैनर में। तो अंग्रेज़ों की कोई अच्छी मंशा नहीं थी, उनको कोई अच्छा डेटा नहीं चाहिए था। उन्होंने ये सेंसस इसलिए करवाई थी ताकि भारत के लोगों में फूट पड़े। और इस बात पे एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, अंग्रेज़ों का इतिहास देख करके आप इस बात को समझ सकते हैं। समझ गए सेंटेंस को। आर्गुमेंट की वर्ब है इज, अगेन देयर के बाद में क्लोज शुरू हो रहा है, वर्ब के बाद में सब्जेक्ट को रखा गया है। अगर यहाँ पे कई सारी आर्गुमेंट्स होती, पीछे एस लगा होता, तो यहाँ पे इज की जगह आर भी आ जाता। देयर का उससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। कॉलोनियल सेंसस की वर्ब है वॉज, रीइंफोर्स करना मतलब किसी चीज़ को फिर से इन्फोर्स करना और मजबूत बनाना। एक बार आपने कह दिया फिर रिपीट कर दिया तो उसको कहते हैं रीइंफोर्स करना। बिनाइन का मतलब होता है जो आपके लिए हार्मफुल ना हो, बेनिवलेंट हो, फेवरेबल हो, बेनिफिशियल हो। तो अच्छे तरीके से अंग्रेज डेटा नहीं लेना चाहते थे, वो चाहते थे हमारे में फूट पड़वाएं। अब एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ग्रामर का, फटाफट से आ जाओ। रादर देन पे एरर ऑफ पैरेललिज्म, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। रादर देन एक ऐसी कंजंक्शन है इंग्लिश में जो एरर ऑफ पैरेललिज्म पे पूछी जाती है। इससे पहले अगर जीरेंड हो, अगर इन्फिनेटिव हो, तो उसके बाद में भी इन्फिनेटिव या जीरेंड को ही रखना है। रादर देन का मतलब होता है बजाय। अब देखो कैसे, द प्रोटेस्टर्स डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक रादर देन परसुइंग इट फर्दर। प्रोटेस्टर्स ने डिसाइड किया कि कॉल ऑफ करेंगे, कैंसिल करेंगे इस हड़ताल को, स्ट्राइक को, बजाय इसको खींचने के, परस्यू करने के और ज़्यादा। हिंदी में तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने सोच लिया भाई अब हड़ताल ख़त्म करेंगे और आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन रादर देन से पहले कौन सा काम है, कॉल ऑफ करना, 2+ में वर्ब का इन्फिनेटिव, और रादर देन के बाद में है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे टू कॉल ऑफ लिखा है ना, तो यहाँ पे भी लिखें टू परस्यू। समझ गए। और इस टू को आपको दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अंडरस्टूड माने, इसको यहाँ से निकाल दें, है ना, इस परस्यू को यहाँ से निकाल दें। पहले आ चुका है तो दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बनते हैं रादर देन पे क्वेश्चंस। इधर देखो, द प्रोटेस्टर्स कंसीडर्ड कॉलिंग ऑफ द स्ट्राइक रादर देन परस्यू इट फर्दर। प्रोटेस्टर्स ने कंसीडर किया कि स्ट्राइक को कॉल ऑफ करें बजाय इसको परस्यू करने के और आगे। कंसीडर एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में जीरेंड को लेती ही लेती है। अब क्या करें, रादर देन के बाद में परस्यू की जगह परसुइंग लिखें। समझ गए ना, इस तरह से आपको रादर देन को दोनों तरफ से बैलेंस करना होता है। चलिए थोड़ी एडवांस्ड एरर है, ये आपको मिलेगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। कह रहा है इफेक्टिव गवर्नेंस रिक्वायर्स रोबस्ट डेटा ऑन द गवर्नड। कह रहे जो असरदार प्रशासन है, गवर्नेंस है, उसको ज़रूरत होती है मजबूत डेटा की, और किन के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो गवर्न किए जाते हैं। राजा को बड़ा अच्छा डेटा मिल जाए,
अच्छे से प्रशासन करने के लिए अपनी प्रजा का, तो राजा बड़े अच्छे से कर पाता है। समझ गए। गवर्नेंस की वर्ब होगी रिक्वायर्स, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, रोबस्ट का मतलब है मजबूत। द गवर्नड यहाँ पे एक कॉमन प्लूरल नाउन है। कैसे भाई, ये सारे की सारी प्रजा की बात कर रहा है। गवर्न यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इसके आगे द लगा हुआ है, तो द गवर्न का मतलब है सभी के सभी लोग जो गवर्न किए जाते हैं। द रिच सभी अमीर लोग, द पुअर सभी गरीब लोग, द प्रिविलेज सभी मजबूत लोग, द वीक सभी के सभी कमज़ोर लोग। समझ गए ना, द प्लस में एडजेक्टिव कॉमन प्लूरल नाउन। चलिए बहुत बार कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। कह रहा द क्रिएशन ऑफ कैटेगरीज इज इटसेल्फ अ पॉलिटिकल एक्ट। कह रहा जो क्रिएट करने का काम है कैटेगरीज को, ये ही अपने आप में इटसेल्फ में एक सियासी काम है, पॉलिटिकल एक्ट है। अच्छा आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इंडियन पॉलिटिक्स एंड द गवर्नेंस स्ट्रक्चर आर ऑल प्रीमाइज्ड ऑन कैटेगरीज दैट वर फॉर्म्ड अप ड्यूरिंग कॉलोनाइजेशन। कह रहा है इंडिया की जो पॉलिटिक्स है, इंडिया की जो राजनीति है, सियासत है, और गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, प्रशासनिक ढांचा है ना। कह रहे ये सभी के सभी दोनों ही चीज़ें जो है प्रीमाइज्ड हैं, बेस्ड हैं, आधारित हैं, और किसके ऊपर, कैटेगरीज के ऊपर। और कौन सी कैटेगरीज, जो फर्म अप हो गई, जो और ज़्यादा मजबूत हो गई, स्ट्रेंथन हो गई हमारे कॉलोनालिज्म के दौरान, हमारे अंग्रेज़ों के राज के दौरान। तो इंडिया में हर चीज़ जाति के ऊपर ही आधारित है। पॉलिटिकल में, पॉलिटिक्स के अंदर तू कौन सी जाति का, मैं कौन सी जाति का, सरकार भी इसी तरीके से बनाई जाती है, और ये जातियाँ मजबूत ही होती जा रही हैं कॉलोनाइज्म के बाद भी। समझ गए। इन दोनों की वर्ब है आर प्रीमाइज्ड ऑन, पैसिव वॉइस में। प्रीमाइस और प्रीमाइसिस दोनों के बीच का डिफरेंस आप जानते हैं अगर आप रेगुलर आर्टिकल पढ़ते हो तो। प्रीमाइस मतलब आधार है ना, उसी से हमने प्रीमाइज्ड नाम का एडजेक्टिव बनाया है, प्रीमाइज्ड मतलब बेस्ड। दैट आया कैटेगरीज के लिए, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसकी वर्ब है फॉर्म्ड अप। फॉर्म अप का मतलब होता है किसी चीज़ का स्ट्रेंथन होना, स्ट्रॉन्गर होना, मजबूत बनना। बढ़े आगे, कह रहे बट द सेलियंस ऑफ कास्ट एज द फंडामेंटल मार्कर ऑफ आइडेंटिटी फॉर एन इंडियन हैज़ ओनली ग्रोन सिंस इंडिपेंडेंस। कह रहे लेकिन जो सेलियंस है, अब देखो वर्ड याद करो, सेलियंट, सेलियंट याद है ना आपको, महत्वपूर्ण। तो कह रहे लेकिन जो महत्वपूर्णता है, सेलियंस है, इंपॉर्टेंस है, और किसकी, जाति की, और कैसे, एक आधारित ढांचा, मार्कर के तौर पे, निशान के तौर पे आपकी आइडेंटिटी का, आपकी पहचान का, और किसके लिए, एक इंडियन के लिए। कह रहे ये जो इंपॉर्टेंस है ना, ये सिर्फ ग्रो ही हुई है इंडिपेंडेंस के बाद। पिछले 80 साल के अंदर आज़ादी के बाद जाति को हमने और ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर दी है, आगे जाने की बजाय पीछे आ रहे हैं। कहने का मतलब ये, समझ गए। सेलियंस की वर्ब है हैज़ ओनली ग्रोन। सेलियंस मतलब आपकी महत्वपूर्णता, इंपॉर्टेंस। फंडामेंटल मतलब बेसिक, मार्कर मतलब निशान। चलिए, कह रहा है एज द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी डीपन्स, क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ दलित्स, ट्राइबल कम्युनिटीज एंड अ लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट इज characterized in the constitution as socially and educationally backward classes, SEBC। कह रहे जैसे जैसे डेमोक्रेटाइजेशन जो है, जैसे जैसे जनतंत्र होने का काम, देखो डेमोक्रेसी आप जानते हो, डेमोक्रेसी क्या होती है, गणतंत्र है ना, उर्दू में बोलते हैं जमहूरियत। तो डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब है सोसाइटी में जैसे जैसे डेमोक्रेसी अंदर अंदर घुसती जा रही है, जैसे जैसे ये काम जो है गहराता जा रहा है, डीपन होता जा रहा है, सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, रेज किए जा रहे हैं, और किस बारे में, रिगार्डिंग लगा के बता रहा है, स्टेटस के बारे में, पिछड़ी जातियों के, दलित्स के, ट्राइबल जातियों के, कम्युनिटीज़ के, और एक बहुत बड़े तबके के, हमारे समाज के, पॉपुलेशन के, जिसको करेक्टराइज किया गया है, जिसको करेक्टर दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, SEBC का। समझ गए ना। तो जैसे जैसे डेमोक्रेसी आगे बढ़ रही है, ये सारी प्रजातियों के लोग, जातियों के लोग जो हैं आगे बढ़ के सवाल उठा रहे हैं कि हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। अब देखेंगे आगे क्या क्या सवाल हैं। डेमोक्रेटाइजेशन की वर्ब होगी डीपन्स, क्वेश्चंस की वर्ब है आर बीइंग रेज्ड, पैसिव वॉइस में। पॉपुलेशन का जो ये लार्ज सेक्शन है, इसी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट, इसकी वर्ब है इज करेक्टराइज्ड, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है तो हमने आगे द लगाया है, और सी को भी बड़ा रखा है, इसको प्रॉपर नाउन का दर्जा दिया है। ये पूरा एक कास्ट का नाम है, SEBC, इसीलिए इसके सारे लेटर्स को हमने बड़ा रखा है, सिवाय एंड कंजंक्शन को छोड़ के। देख रहे हो, S भी बड़ा, E भी बड़ा, B भी बड़ा, C भी बड़ा, ये कास्ट है ना, एक मतलब एक ये सेक्शन है समाज का, इसलिए इसको प्रॉपर नाउन की जगह जो हम दे रहे हैं। कह रहा है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज कम्युनिटीज हैज़ इंक्रीज्ड एंड देयर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स हैज़ रीजन। कह रहा है जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, सियासी प्रतिनिधित्व है, और किनका, इन कम्युनिटीज़ का, कह रहा है ये इंक्रीज़ हुआ है, और इनकी जो पार्टिसिपेशन है, जो भागीदारी है सरकारी नौकरियों में, वो भी रीजन हो चुकी है, बढ़ चुकी है।
समझ गए ना। रिप्रेजेंटेशन की वर्ब है हैज़ इंक्रीज्ड, देयर पार्टिसिपेशन की वर्ब है हैज़ रिजन। कह रहा इट इज अज्यूम्ड दैट पर्टिकुलर ग्रुप्स विद इन ईच कैटेगरी हैव बेनिफिटेड डिसप्रोपोर्शनेटली फ्रॉम पॉलिटिकल एंड जॉब रिजर्वेशंस एंड देयर आर डिमांड्स फॉर सब कोटास। अब बता रहा है ये सारी जातियों वाले क्या सवाल उठा रहे हैं, अब वो सवाल बताएगा। कह रहा है ऐसा माना जाता है, इट इज़ अज्यूम्ड। और क्या माना जाता है भाई, खास जो ग्रुप्स हैं हर कैटेगरी के अंदर, हर जाति के अंदर, वो बेनिफिट हुए हैं ज़रूरत से ज़्यादा डिसप्रोपोर्शनेटली। आपने सुना होगा एससी जाति में इस स्टेट के अंदर इन लोगों के पास सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं, एसटी जाति में भारतवर्ष में इस स्टेट के अंदर इस जाति के लोगों के पास ज़्यादा नौकरियां हैं। तो किसी किसी कास्ट ने हर जाति के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठाया है पॉलिटिकल और जॉब रिजर्वेशन का। और कह रहा है इसीलिए वहाँ डिमांड्स भी हैं, सवाल भी हो गए हैं, मांग भी उठ गई है। और किसके लिए, सब कोटा के लिए। अब एससी में भी सब कोटा बनाया जाए, इस जाति को इतना और इस जाति को इतना, है ना, ऐसी डिमांड्स भी उठने लगी हैं। समझ गए। इट की वर्ब है इज अज्यूम्ड, पर्टिकुलर ग्रुप्स की वर्ब है हैव बेनिफिटेड, डिसप्रोपोर्शनेटली मतलब प्रोपोर्शन से बाहर, जरूरत से ज़्यादा, अनफेयरली, एक्सेसिवली या इम्प्रॉपरली। कह रहा है मैनी कम्युनिटीज़ आर डिमांडिंग इंक्लूजन इन वन कैटेगरी और द अदर। और बहुत सारे समाज ऐसे हैं जो डिमांड कर रहे हैं इंक्लूजन को किसी एक कैटेगरी में या दूसरी कैटेगरी में। वहाँ पे जाट बोल रहे हैं कि हमें आरक्षण मिले, मराठा बोल रहे हैं हमें आरक्षण मिले, गुर्जर बोल रहे हैं हमें आरक्षण मिले, है ना, मीना, सब जातियों को जो है अपना अपना आरक्षण चाहिए। हर कम्युनिटी का अपना अलग अलग जो है इंक्लूजन की डिमांड उठती आ रही है। कम्युनिटीज़ की वर्ब है आर डिमांडिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आगे कह रहा है सम कम्युनिटीज़ आर फीलिंग शॉर्ट चेंज्ड बाय द अफर्मेटिव एक्शन स्टेप्स ऑफ द स्टेट। अब बात करेगा जनरल वालों की। कह रहा है कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो फील कर रही हैं शॉर्ट चेंज्ड। इस वर्ड को आप देख चुके हो, ठगा हुआ, है ना, चीटेड, बिट्रेड। कुछ कम्युनिटीज़ फील कर रही हैं धोखा खाया हुआ, ठगा हुआ, और किसके द्वारा, अफर्मेटिव एक्शन स्टेप्स के द्वारा, हमारी स्टेट के। अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है रिजर्वेशन। तो कुछ कम्युनिटीज़ को ऐसा लगता है कि हम ठगे गए हैं, रिजर्वेशन की वजह से हमारा नुकसान भी हो रहा है। तो ये समाज की खाइयाँ बता रहा है ना, कैसे कैसे किसको दिक्कत है। कम्युनिटीज़ की वर्ब है आर फीलिंग, शॉर्ट चेंज आप जानते हो। अफर्मेटिव एक्शन जो है एक एडवांस वर्ड है आरक्षण के लिए, रिजर्वेशन के लिए। कह रहा विद द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज अ बिग एम्प्लॉयर डिमिनिशिंग देयर इज अ डिमांड फॉर अफर्मेटिव एक्शन इन द प्राइवेट सेक्टर। अब कह रहा कुछ अजीब सी डिमांड्स भी आ रही हैं, और कैसे आ रही हैं, इसके साथ ही रोल के, गवर्नमेंट के, सरकार की भूमिका के एक बड़े एम्प्लॉयर के तौर पे डिमिनिश होने के साथ ही, एक बड़े एम्प्लॉयर के तौर पे कम होने के साथ ही, सरकार अब जो है सरकारी नौकरियां कम निकाल रही है। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही एक डिमांड इस चीज़ की भी है कि आरक्षण हो प्राइवेट सेक्टर में भी। तो ऐसी भी अजीब अजीब सी डिमांड्स आ रही हैं कि गूगल में और प्राइवेट कंपनीज़ में जो बाहर से आती हैं उनमें भी आरक्षण कर दो, क्योंकि सरकार तो दे नहीं पा रही है ठीक से। डिमांड की वर्ब है इज, डिमिनिश होने का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना, लेसन होना, एबेट होना, है ना। कह रहा ऑल दीज क्वेश्चंस आर बीइंग डिबेटेड विदाउट एडिक्वेट एंड रिलायबल डेटा लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्टिंग एंड ऑफन मिसलीडिंग क्लेम्स। अब इस आर्टिकल की जड़ मिलेगी आपको। कह रहा है ये सारे सवाल है ना, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, कह रहा है ये डिबेट किए जा रहे हैं, इन पे बहस हो रही है बिना किसी पर्याप्त और भरोसेमंद डेटा के। जिसके मन में जो होता है वो बोल देता है। और कह रहा है ये कैसे हो रही है बहस, लीड करते हुए कॉन्फ्लिक्ट करने वाली और अक्सर गुमराह करने वाली क्लेम्स की तरफ, है ना। कोई डेटा तो है नहीं, जो आपके मन में है वो आपने डाल दिया फेसबुक पे, जो मेरे मन में है वो मैंने आपको कह दिया, है ना। तो इस वजह से डेटा हमारे पास नहीं है। क्वेश्चंस की वर्ब है आर बीइंग डिबेटेड पैसिव वॉइस में, लीडिंग टू यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब ये क्वेश्चन डिबेट किए जा रहे हैं उसी वक्त ये लीड भी कर रहे हैं इस तरह के क्लेम्स की तरफ। खाना खाते हुए मैं टीवी देख रहा था, क्वेश्चंस मुझे डिबेट होते हुए लीड कर रहे थे, उसी को कनेक्ट कर लेना। एडिक्वेट का मतलब होता है सफिशिएंट, पर्याप्त। कह रहा सपोर्टर्स ऑफ ए कास्ट सेंसस साइड दीज रीजन्स वाइल सेप्टिक्स फियर इट विल ओनली वाइडन सोशल रिफ्ट्स। कह रहे जो सपोर्टर होते हैं एक कास्ट सेंसस के, जातिगत जनगणना के, कह रहे जो सपोर्टर है ना वो दुहाई देते हैं, बयान करते हैं, साइड करते हैं इन्हीं रीजन्स की। वो यही कहते हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है, इन्हीं रीजन्स को आगे रखते हैं कास्ट सेंसस के लिए। जबकि स्केप्टिक्स हैं, स्केप्टिक्स कौन है, जिनको डाउट हो, जिनको किसी चीज़ में भरोसा ना हो। कह रहे वो लोग जिनको डाउट है वो फियर करते हैं कि यह महज वाइडन करेगा और ज़्यादा वाइड करेगा, बड़ा करेगा सामाजिक खाइयों को, सोशल रिफ्ट्स को। तो जो सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि हमारे को डेटा मिलेगा, करवा लो। और जो अपोजर हैं, जो सेप्टिक्स हैं, वो कहते हैं कि इस डेटा से समाज में और ज़्यादा फूट पड़ेगी। सपोर्टर की वर्ब है साइट, सेप्टिक्स की वर्ब है फियर,
इट की वर्ब है विल ओनली वाइडन। रिफ्ट का मतलब होता है खाई, क्रैक, ब्रीच। कह रहा दे ऑल्सो पॉइंट टू द मल्टीट्यूड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सच एन एक्सरसाइज विल इनकाउंटर। कह रहे स्केप्टिक्स जो है ना, ये साथ ही साथ दे पॉइंट टू करते हैं, इशारा करते हैं बहुत सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, मल्टीट्यूड ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। जैसे कि एक एक्सरसाइज जो है इस तरह की सच एन एक्सरसाइज एनकाउंटर करेगी, जा भिड़ेगी। तो ना केवल ये बताते हैं कि समाज में खाइयाँ होंगी, वो ये भी कहते हैं कि करना ही बहुत मुश्किल है, आप तो इसको कभी कर ही नहीं पाओगे। समझ गए? दे की वर्ब है ऑल्सो पॉइंट टू, सच एन एक्सरसाइज की वर्ब है विल एनकाउंटर। मल्टीट्यूड का मतलब है बहुत सारी, अ लार्ज अमाउंट। इसको प्लेथरा बोल दो, अबेंडेंस बोल दो। यहाँ पे प्लेथरा ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी लिख सकते थे और यहाँ पे अबेंडेंस ऑफ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी लिख सकते थे। कह रहे what is not debatable however is the fact that inequitable distribution of power and wealth endangers the stability of any society। कह रहे लेकिन जो चीज़ डिबेटेबल नहीं है, जिस चीज़ पे हमें कोई डिबेट नहीं करनी, however हालांकि इस वो है ये वाला फैक्ट। अच्छा कौन सा फैक्ट भाई? दैट वो ये कि जो इनएक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बिना बराबरी का बांट है, डिस्ट्रीब्यूशन है पावर और वेल्थ का, सत्ता और पैसे का, कह रहे वो एंडेंजर करता है, खतरे में डालता है समाज की स्टेबिलिटी को, किसी भी समाज की जो है स्थिरता को। तो कह रहे इस चीज़ पे हमें कोई भी डिबेट बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। अगर आप किसी जाति को ज़्यादा पावर और वेल्थ दे रहे हो तो ये इनएक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन समाज में अस्थिरता को लाएगा ही लाएगा। वर्ड की वर्ब है इज, ये वर्ड से बनने वाला क्लोज अपनी वर्ब लेके बैठा है इज, इस पूरे क्लोज की वर्ब है इज, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन की वर्ब है एंडेंजर। एंडेंजर का मतलब होता है किसी चीज़ को डेंजर में डालना, टू पुट समथिंग इन डेंजर। इसको इम्पेरिल भी बोलते हैं। पैरिल और डेंजर एक दूसरे के सिनोनिम, एंडेंजर और इम्पेरिल भी एक दूसरे के सिनोनिम। कह रहा पार्टीशन पॉलिटिकल गेन्स शुड नॉट बी द मोटिवेशन फॉर अ फ्रेश कंसेंसस। कह रहे एकदम जो अनफेयर है, पार्टीशन है, सेक्टेरियन है, बायस्ड है, ऐसे पॉलिटिकल गेन्स जो है ना वो नहीं होने चाहिए प्रेरक मोटिवेशन एक फ्रेश सेंसस के लिए। अगर जातिगत जनगणना करवानी है तो अच्छी और साफ नीयत से करवाना, ना कि सियासी फ़ायदों को देख करके। पॉलिटिकल गेन्स की वो होगी शुड नॉट बी, पार्टीशन मतलब एक तरफ झुके हुए, किसी जाति या किसी धर्म की तरफ। कह रहा है रिन्यूड विजन फॉर अ जस्ट एंड यूनाइटेड इंडिया वेयर ऑल डिवाइड्स आर रिड्यूस्ड मस्ट गाइड द डिस्कशन ऑन अ कास्ट सेंसस। कह रहा है अ रिन्यूड विजन, एक नई विजन, एक ताज़ा जो है सोच, एक ऐसे जस्ट और यूनाइटेड इंडिया के लिए, एक ऐसे सबकी बराबरी वाले और एकदम एकता वाले इंडिया के लिए, यूनाइटेड इंडिया के लिए, जहाँ पे सारी डिवाइड्स रिड्यूस होती हैं, जहाँ पे सारी खाइयाँ छोटी हो जाती हैं। डिवाइड्स मतलब खाइयाँ। कह रहे ये विज़न जो है ना इसको मस्ट गाइड करना ही चाहिए डिस्कशन को कास्ट वाली सेंसस पे। अगर कास्ट की सेंसस पे आपको बहस करनी है ना तो अच्छी नीयत के साथ करना, इंडिया को जस्ट और यूनाइटेड बनाने के लिए, जहाँ पे समाज की खाइयों को आप कम कर सको, ना कि और बड़ा कर दो। बात तो इसकी कोई मानेगा नहीं, ये अच्छी अच्छी बातें हैं। हमारे नेता तो सबके सब बदमाश हैं, आपको पता ही है। फिर भी आर्टिकल अच्छा लिखा हुआ था, इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। विजन की वर्ब है मस्ट गाइड, डिवाइड्स की वर्ब है और आर रिड्यूस्ड, है ना। कास्ट को ध्यान देना, ई लगा हुआ है, कास्ट का मतलब है जाति, ई वाला जो कास्ट है उसका मतलब होता है जाति। फटाफट से आ जाओ अपने क्विज पे। बहुत ही सिंपल आर्टिकल था लेकिन वास्तव में वर्थ रीडिंग था, है ना। चलिए आपके क्वेश्चन से सामने 5 एक क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है। अप्रूव ऑफ, ऑब्जेक्टेड, अपोज टू, इनमें क्या फ़र्क है, कास्ट इनमें क्या फ़र्क होता है, सीक के बाद में कब फोर लगाना है कब नहीं लगाना, है ना। ये पूरी आप यहाँ से देख सकते हो, कब सीक के बाद में फोर लगेगा कब नहीं लगेगा। अच्छा वाइडन एंड लार्ज, वाइडनिंग और प्लगिंग, इन चारों में से आप किसको यूज़ करोगे इस चौथे वाले में रादर देन के बाद। साथ ही साथ शॉर्ट चेंज का कौन सा सिनोनिम है, इस वर्ड को भी डिटेल में आपको करवा दिया है। फर्स्ट कमेंट में मैं आपके यहाँ पे जो है इसके आंसर्स को डाल रहा हूँ, अपने आंसर्स को मेरे आंसर से मैच करें, है ना। आज का डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। कास्ट बेस्ड सेंसस को आपको क्या लगता है कितना ज़रूरी है और कितनी बेनिफिशियल होगी इंडिया के लिए? 3 सेंटेंस में आंसर करें। मैं भी लिखने की कोशिश करूंगा फर्स्ट कमेंट में ही, है ना। मेरा लिखा हुआ भी पढ़ना और अपना डिस्क्रिप्टिव भी पोस्ट करना ज़रूर से लिखा करो। और राइटिंग स्किल्स वाले कोर्स से रिलेटेड या किसी भी कोर्स से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इस नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपको कोई कस्टमर केयर वाला बंदा ज़रूर से रिप्लाई करेगा 1-2 घंटे में, ठीक है। अंटिल देन साइनिंग आउट।